क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज काफ़ी दिन के बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो के ऊपर जो टैक्स लगाए हैं, ये टैक्स क्या है, आप लोगों को इससे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, क्या है रियलिटी, कैसे आपको ये टैक्स पे करने पड़ेंगे, कब आपको ये टैक्स देने पड़ेंगे, क्या प्रॉब्लम आएगी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, क्या प्रॉब्लम क्रिप्टो इंडस्ट्री अभी फेल कर रही है और क्या क्रिप्टो इंडस्ट्री आने वाले टाइम में फेस कर सकती है प्रॉब्लम, क्या गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आने वाली है, वो भी इस इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको ये बता दें कि आपकी जो चहेती वेबसाइट है cryptoNewsHindi.com, जहाँ पे आपको हिंदी के सारे आर्टिकल मिलते हैं क्रिप्टो के बारे में, उसको हम एक नए रूप और नए रंग के अंदर लेके आ रहे हैं। इसीलिए कुछ दिन से उसके ऊपर हमने कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं किया था। तो अब बहुत जल्दी वेबसाइट आपके सामने आएगी जिसके अंदर फिर से हम आर्टिकल्स डालना शुरू करेंगे और इसके साथ ही यूट्यूब पे कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर लेवल के ऊपर अपडेट दें क्रिप्टो से रिलेटेड। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने थोड़े टाइम पहले सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 टैक्स क्रिप्टो के ऊपर लगाए हैं, जिसमें से एक टैक्स है इनकम टैक्स। आप क्रिप्टो से जो भी पैसा कमाते हैं, और उस बिल के अंदर ये लिखा गया है कि क्रिप्टो से आप किसी भी तरीके का कोई भी अर्निंग अगर करते हैं, चाहे वो आप कोई कॉइन बेच रहे हैं या किसी आपने एनएफटी को सेल किया है या आपने किसी मेटावर्स के अंदर इन्वेस्ट किया था, यानी कि किसी भी तरीके से आपको कोई एयर ड्रॉप मिलता है, कोई आपको क्रिप्टो गिफ्ट देता है, आप अपने किसी रिलेटिव के अकाउंट के अंदर क्रिप्टो फॉरवर्ड करते हैं, तो यानी कि क्रिप्टो की कोई भी ट्रांजैक्शन हुई जिसमें आपको प्रॉफिट होता है, तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। अब ये जो टैक्स है इसकी कैलकुलेशन होनी शुरू हुई है 1 अप्रैल 2022 से, और ये कैलकुलेट होगा 31 तारीख तक, यानी कि 31 मार्च 2022 तक 2023 तक। और फिर आपको अगले साल 2022-2023 की जब रिटर्न भरनी है, तो उस रिटर्न में आपको ये इनकम का टैक्स देना पड़ेगा। आपको ये इनकम का टैक्स देना भी चाहिए, लेकिन हम सबका मानना ये है कि जो 30% का टैक्स है, ये एक बहुत बड़ा टैक्स है और इसे अगर स्लैब के अंदर लाया जाता तो शायद ज़्यादा बेटर होता, लोग ज़्यादा बेटर लेवल के ऊपर इन टैक्स को देने की कोशिश करते। हालांकि अब शायद लोग टैक्स को चुराने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो टैक्स है वो है टीडीएस, यानी टैक्स डिडक्शन एट द सोर्सेज, जो होगा 1%, और ये लगेगा 1 जुलाई 2022, यानी कि 1 जुलाई 2022 इसी साल से। अब बहुत सारे मार्केट के अंदर नए विद्वान आ चुके हैं जो आपको बहुत बढ़िया ज्ञान पेल रहे हैं, और वो आपको ये बता रहे हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन पे नहीं लगेगा, टीडीएस काटने का राइट उसका होता है, जो पर्सन सेल करता है वो 1% का टीडीएस काटता है। और यहाँ पे अभी बहुत सारे पेज हैं इस 1% के टीडीएस को लेके, क्योंकि 1% का टीडीएस डेफिनेटली एक बहुत बड़े लेवल का टैक्स है, जिससे एक्सचेंजेस की अभी से ही बुरी हालत हो चुकी है। एक आर्टिकल आपके सामने है जहाँ पे आर्टिकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ये आर्टिकल जरूर पढ़ेंगे। व्हेन इंडियन गवर्नमेंट अनेबल द प्लान ऑफ टैक्स इन फैब, इट वाज द 30% रेट ऑन द इनकम टैक्स डिजिटल एसेट्स इन्वेस्टमेंट दैट ग्रैब्स हेडलाइंस, बट इट इज़ डिफरेंट लीव दैट हैज़ द इंडस्ट्री वार्निंग ऑफ अ पोटेंशली डिस्टेबलाइज लिक्विडिटी क्रंच। यानी कि इनका कहना ये है कि जैसे ये टैक्स शुरू होगा और ये टैक्स के साथ साथ जो लिक्विडिटी है मार्केट से वो निकलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि जो इनफ्लो है, जो पैसा है, वो निकलना शुरू हो जाएगा। और ये काफ़ी हद तक सही भी है। अब यहाँ पे ये कितनी रियलिटी है इस चीज़ की तो हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन चीज़ ये है कि कुछ लोगों ने कुछ डेटा शेयर किया है क्रिप्टो एक्सचेंजेस का, जहाँ पे कहते हैं cryptocurrency volume in India have dropped. New law to tax the digital assets kicked in on 1st April. According to the Bitcoin.com, the Parliament approved the financial bill which affects the cryptocurrency taxation law announced in the budget. यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस टैक्स को लेने के लिए कि क्रिप्टो के अंदर बहुत सारी इनकम है, क्रिप्टो में लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, इसलिए उस पर टैक्स होना चाहिए, और जो 30% का टैक्स गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लगाया, तो इसका बैड इम्पैक्ट ये पड़ा कि एक्सचेंजेस के ऊपर वॉल्यूम ही ड्रॉप होना शुरू हो गया। यहीं पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टैक्स को स्लैब वाइज लेके आते हैं, 30% तक डेफिनेटली लाते हैं, 40% या 50% तक भी ले जाते हैं, लेकिन स्लैब वाइज लेके आते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे नेताजी हैं, नाम तो यहाँ पे नहीं लेंगे, उनका कहना ये था कि अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा टैक्स है या जापान के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिप्टो के ऊपर टैक्स है। तो जब आप अमेरिका और जापान की बात करते हैं, तो अमेरिका और जापान में क्या फैसिलिटी मिलती है क्रिप्टो इंडस्ट्री को,
वो भी आपको देखना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि नेताजी सिर्फ लेने का काम करते हैं, देने का काम यहाँ पे नहीं कर रहे। और टैक्स पेयर जो होता है वो टैक्स जब देता है तो उसके बदले में उसको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी डेफिनेटली मिलनी चाहिए। लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री को यहाँ पे क्या फैसिलिटी है, उनको यहाँ पे कहा जाता है कि ये गैम्बलर है, ये सट्टेबाज हैं, ये घुड़दौड़ के ऊपर जिस तरीके से पैसा लगाते हैं या बैटिंग लगाते हैं उस तरीके का धंधा करते हैं। तो एक क्रिप्टो इन्वेस्टर की, एक क्रिप्टो ट्रेडर की यहाँ पे जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। हालांकि अगर आप वर्ल्ड लेवल के ऊपर जाएंगे तो ये जो रेपुटेशन है हम लोगों के वो बहुत बढ़िया। अभी रिसेंटली आप सुन रहे होंगे दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, ब्लॉकचेन इवेंट हो रहा है, जहाँ पे दुनिया भर के लोग आए हुए हैं। वहाँ पे इंडिया के भी बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं, निश्चल शेट्टी पहुँचे हुए हैं जो बहुत जल्दी शार्डियम जैसी ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं। वहाँ पे मैटिक नेटवर्क के लोग, पॉलीगॉन मैटिक के लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो इंडस्ट्री में एक तरफ जहाँ पे क्रिप्टो का इतना इंडिया का नाम है, वहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टेप उठाया, डेफिनेटली उसकी वजह से एक्सचेंजेस की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही है। और अब लोग जो मूव हो रहे हैं वो मूव हो रहे हैं डेक्स के ऊपर, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ मान के चलते हैं कि जो 1% का TDS है 1 जुलाई से शुरू होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं और जब आप अपनी क्रिप्टो को बेचते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता कि आप किसको ये बेच रहे हैं। वहाँ पे तो एक सिंपल एक बिडिंग लगी हुई होती है, आप उस बिडिंग को उठा के देते हैं और आपके अकाउंट के अंदर जो है वो INR या USDT या जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं वो आपके पास आ जाता है। अब जब तक आपके पास एक पर्सन का पैन कार्ड नहीं होगा, पैन नंबर नहीं होगा, पूरी डिटेल नहीं होगी, तब तक आप उस पर्सन का TDS अगर काट भी लें, क्योंकि TDS काटने का अधिकार हमेशा सेलर का होता है, जो दे रहा होता है उसका होता है, तो यहाँ पे आप TDS डिपॉजिट कैसे कराएंगे। और अगर आप मान लेते हैं कि इस तरीके का सिस्टम मार्केट के अंदर आता है कि आपके पास वो सारी डिटेल आ भी जाए और आप TDS काट भी लें, तो एक कॉमन पर्सन के लिए TDS डिपॉजिट कराना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। यहाँ पे फ़ायदा होगा हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई लोग हैं उनका। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि ये जो TDS गवर्नमेंट ने क्या ये जो टाइम अभी दिया है, अप्रैल अभी चल रहा है, मई जून का जो 2 महीने का टाइम दिया है, क्या ये 2 महीने का टाइम इसीलिए दिया गया है कि इस 2 महीने के अंदर पूरी रूपरेखा बनाई जाएगी कि ये TDS कैसे अप्लाई होगा इन चीज़ों के ऊपर। अब दूसरी के बाद तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है। जो हमारा टैक्सेशन डिपार्टमेंट है ये 101% जो है वो डिपेंडेंट होता है एक पेयर के ऊपर, एक टैक्स पेयर के ऊपर 100% डिपेंडेंट वो कैसे रहता है। उसका रीज़न ये है कि जो टैक्स पेयर है ये टोटल उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी ऑनेस्टी से गवर्नमेंट को जाके बता रहा है कि भाई मैंने इतना पैसा कमाया और मैं ये टैक्स जमा करवा रहा हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये चीज़ें ट्रैप करने का अपना कोई भी तरीका तो होता नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करके चलते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास नॉर्मल, जो हम आज की डेट में अगर बात करके चलेंगे, जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उसके पास किसी भी तरीके से कोई ट्रैक करने का या ट्रैप करने का जो है वो तरीका नहीं होता। टैक्स डिपार्टमेंट, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या टैक्स डिपार्टमेंट बेसिकली करता क्या है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और टैक्स डिपार्टमेंट करता ये है कि वो लोगों को एक जर्नली मैसेज सेंड करता रहता है। अगर आपने बाई चांस कभी एक बारी टैक्स भरा है तो वो आपको जर्नली मैसेज भेजता रहता है कि आपकी टैक्स का टाइम आ गया, आप टैक्स पे कर दीजिए, टैक्स पे कर दीजिए। अगर आपने कभी लाइफ में टैक्स पे किया हो और उसके बाद आपने 2-3 साल टैक्स पे ना किया हो तो आपके पास मैसेज तो आते हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई इंक्वायरी आपकी नहीं होती कि आपने टैक्स क्यों नहीं दिया। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्रिप्टो के बारे में सरकार को बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। अगेन ये कोई आपको एडवाइस नहीं है, टैक्स डेफिनेटली आपको देना चाहिए, लेकिन 30% क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा है इसलिए लोग इसको छुपाने की कोशिश करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इस तरीके का कोई भी ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है जहाँ पे वो एक पर्सन की जो इनकम है उसको ट्रैक कर पाए, क्योंकि क्रिप्टो में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप और हम लोगों को खुद को ही ये सारी चीज़ें जो ट्रैक करना है, ट्रैप करना है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब हम डेक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की अगर हम बात करके चलें, एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हम लोग जानते हैं कि एक ऐसी एक्सचेंज होती है जहां पे एक सिंपल चीज़ है, आप जाते हैं अपने मेटामास्क को या अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद आप वहां पे ट्रांजैक्शन करते हैं। इसकी ट्रांजैक्शन का जो डिटेल्स है
वो आपके सपोज आप इथेरियम पे कर रहे हैं तो आपको इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर मिलेंगी, अगर आप सोलाना पे कर रहे हैं तो सोलाना पे मिलेगी, अगर आप बीएससी पे कर रहे हैं तो बीएससी पे मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पे केवाईसी तो होती नहीं, तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ये ट्रैक करना कि कौन पर्सन मेटामास्क चला रहा है और किस पर्सन ने डेक्स के ऊपर क्या ट्रेडिंग करी है। क्योंकि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से तो आप डेटा ले पाएंगे, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से आप लोग डेटा कैसे लेंगे। मेटावर्स की अगर हम बात करके चलते हैं तो मेटावर्स आज की डेट में बहुत फेमस हो रहा है। मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है, वहाँ पे वर्चुअल लैंड है, आप वो वर्चुअल लैंड खरीदते हैं और वर्चुअल लैंड खरीदने के बाद आप वहाँ पे सपोज एक गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वहाँ पे कुछ आप ऐसे आइकन्स बनाते हैं, कुछ ऐसे मॉडल्स बनाते हैं जिसको आप वेपन्स बाय करते हैं या उनकी गन्स बाय करते हैं। और इस तरीके की चीज़ें जब आप बाय करते हैं तो आप एक बाइंग कर रहे हैं। अब आप बाय किससे कर रहे हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। तो जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बाय कर रहे हैं तो टीडीएस किसको काटना चाहिए? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। तो इसके बारे में हमने कल एक ट्वीट भी किया था कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास सिर्फ एक सॉलिडिटी कोडिंग होती है। स्मार्ट अनुबंध, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टीडीएस समझ नहीं आता और अगर 1% सॉलिडिटी कोडिंग कर भी दे तो सरकार का एक अकाउंट चाहिए जिसमें टीडीएस सीधा चला जाए। लेकिन किसका टीडीएस आया ये कैसे पता चलेगा? यानी कि एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो सेलर हुआ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ये कैसे पता चलेगा कि किस पर्सन ने, या तो गवर्नमेंट ये कहे कि भाई हमें ट्रांजैक्शन किसी की भी हो, हमें तो सिर्फ टैक्स चाहिए। अब वो टैक्स अगर हमने जमा कराया, हमने टीडीएस, अभी टीडीएस वापस कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान पेल रहे हैं, हालांकि उनको भी नहीं पता। लेकिन वो सिर्फ पेपर्स के ऊपर पड़ी हुई चीज़ पुराने जो रिकॉर्ड हैं उससे मैच कर रहे हैं और आपको ज्ञान दी जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे टैक्स जो हैं वो अभी बहुत दूर हैं। 30% का टीडीएस बहुत दूर है, आपको बहुत बाद में देना है। इसके साथ ही जो 1% का टीडीएस है, इस 1% के टीडीएस में भी इतने ज़्यादा पेज हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये 1% का टीडीएस या तो वापस करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करके चलें तो पूरे वर्ल्ड में इस तरीके का जो टीडीएस है वो कहीं भी नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 1% टीडीएस पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो नो अदर कंट्री इम्पोज सच अ टैक्स ऑन क्रिप्टो अकॉर्डिंग टू अनुष भसीन। तो मिस्टर अनुष भसीन जो है एक इंडिया के बड़े फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्रिप्टो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनका ये कहना है कि पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहां पे ये इस तरीके का 1% टीडीएस लगा हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई ऐसा मॉडल ही नहीं है जिस मॉडल के अकॉर्डिंगली वो ये 1% का टीडीएस काट पाए। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को वो ट्रैक नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। तो धीरे धीरे जो सेंट्रलाइज का धंधा है वो आ जाएगा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, और सेंट्रलाइज एक्सचेंज धीरे 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 मरने के कगार पे आ जाएंगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एक पर्सन ने हमसे पूछा था ट्विटर के ऊपर, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग हमसे बहुत सारी चैट करते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनको हर एक बात का जवाब जरूर दें। तो एक पर्सन का कहना था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्रिप्टो के ऊपर टैक्स क्यों लगाया, उसको बैन क्यों नहीं किया। जब वो बोलते हैं कि ये गैम्बलिंग में यूज़ होती है, ऐसे आतंकवाद को फंडिंग मिलती है, XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने इसको बैन क्यों किया, इसके ऊपर टैक्स क्यों लगाया। इसका एक बड़ा सिंपल सा रीज़न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वो हार है जो 2020 के अंदर हुई थी, जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सिद्ध हुआ था कि ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है किसी भी बिजनेस को करने का सही तरीके से। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये था कि अगर आरबीआई ये दोबारा से केस अगर वहां पे जाता है, हम बैन लगाते हैं, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हार जाती है तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या कहा कि इसको बैन नहीं करते, यहां से पैसा कमा लेते हैं, और उन्होंने लगाया डायरेक्टली 30% टैक्स कि बाय डिफॉल्ट इतना इसको टफ कर दें कि लोग इसके अंदर काम करना ही बंद कर दें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जो चाल है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुई। जो हमारी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उसकी वॉल्यूम डेफिनेटली ड्रॉप हुई, लोगों में थोड़ा सा पैनिक ज़रूर है और उसका कारण है उनके पास प्रॉपर तरीके की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ना होना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा क्यों ना इसके ऊपर टैक्स लगा के पैसा कमाया जाए, और पैसा कमाने के साथ साथ धीरे धीरे वॉल्यूम ड्रॉप होगा, धीरे धीरे लोग इसको छोड़ना शुरू कर देंगे और अपने आप ये जो धंधा है ये बंद हो जाएगा। लेकिन शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये नहीं पता कि इन्होंने ये एक बहुत गलत काम किया। आज की डेट में जो इंडिया का यूथ है, जो क्रिप्टो यूथ है, इसके बारे में भी हमने सुबह एक यहाँ पे ट्वीट किया था, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि ट्विटर पर जरूर आइए, साथ में जरूर जुड़िए।
तो हमने यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ की थी कि किसी देश को कमज़ोर करना हो तो उसके युवाओं की प्रतिभा यानी कि टैलेंट को खरीद लो। हमारे देश की सरकार की क्रिप्टो पॉलिसी ऐसी ही है, यहाँ से प्रतिभाशाली व्यक्ति खुद ही दूसरे देशों में चले जाएंगे, क्योंकि जब आपके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, आपको लगेगा कि अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ और उसमें से 30 रुपीज़ मेरे को सरकार को देना पड़ेगा, लेकिन बात 30% टैक्स की है ही नहीं। आपको क्रिप्टो में प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। अगर आपको नुकसान होता है तो वो नुकसान कहीं ना कहीं सेट ऑफ होना चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्टली डिनाई कर दिया। अभी अगेन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्ञान पेल रहे हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ शब्दों के अंदर ये कहा है कि आप अपने लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। हम दूसरे लोगों की भी बात मान लेते हैं, अगर इसको सेट ऑफ कर भी सकते हैं किसी तरीके से, लेकिन मार्केट में अभी इस टाइप की कोई न्यूज़ है नहीं। तो यहाँ पे अभी बहुत कुछ मैसे हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी तरीके की चीज़ें करेंगी तो जो लोग आज की डेट में ये सुन रहे हैं, ये समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार कौन सी कंट्री में जा सकते हैं, क्योंकि आपको क्रिप्टो में काम करने के लिए किसी सेटअप की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको चाहिए आपका एक फ़ोन या लैपटॉप और साथ में एक इंटरनेट कनेक्शन, जो दुनिया में आपको कहीं भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे बैठ के आराम से ट्रेड कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और कभी कभी इंडिया घूमने के लिए आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस टैलेंट को बाहर भेज रही है, उसके लिए आज ये टैलेंट अगर बाहर जाता है और बाहर की कंट्रीज़ को डेवलप करता है, दुबई तो वैसे ही अल्टीमेटली बहुत बड़ी कंट्री है, ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, और अपना टैलेंट बाहर भेजने का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक कदम है, ये एक बहुत ही बचकाना जो है वो स्टेप है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसके बारे में बातें करने के लिए और बहुत कुछ है, तो अगला पार्ट डेफिनेटली लेके आएंगे। लेकिन अगले पार्ट में आप क्या क्या चीज़ें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में उन सारी चीज़ों को हम डेफिनेटली यहाँ पे कवर करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुँचे। हर किसी व्यक्ति के ऊपर यकीन मत कीजिएगा जो आपको टैक्स की नॉलेज देता है, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में अभी पैदा हुए हैं, जिनके ट्विटर आईडी अभी ओपन हुए हैं, जिन्होंने यूट्यूब चैनल अभी शुरू किया है, क्योंकि यही एक ऐसा मौका होता है जब इस टाइप से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अपने फॉलोअर्स बनाते हैं, और ये बाद में फॉलोअर्स लेने के बाद उल्टी सीधी चीज़ों का प्रमोशन करना चाहते हैं, शुरू करते हैं। कॉइन स्विच कुबेर जैसी एक्सचेंज का प्रमोशन करना शुरू करते हैं, जो आज की डेट में लोगों का विड्रॉल नहीं दे रही। इसके बारे में भी बहुत जल्दी आर्टिकल और वीडियो आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे। अगर आपको कॉइन स्विच कुबेर से या किसी और एक्सचेंज से कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हर एक फैक्ट आपके सामने डेफिनेटली लेके आएंगे। तो अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, ताकि आपकी पसंद का जब अगला वीडियो आपके सामने आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए और आप कोई वीडियो स्किप ना करें। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।